अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 के पास पेपर से रिलेटेड। ये वाला पेपर एटलीस्ट 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये फिफ्थ सेमेस्टर बीएस इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 का पेपर है। ठीक है, ये बार बार रिपीट हुआ इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे किया। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये कॉस्ट का फंक्शन दिया गया है। कॉस्ट इज इक्वल टू, यानी कि सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन होता है क्वांटिटी का। ये सारी क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि जब हम ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे या कम करेंगे उसी तरह कॉस्ट भी कम या ज़्यादा होती है, इसलिए कॉस्ट फंक्शन होता है क्वांटिटी का। वो कहता है कि जी फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिलेटिव मिनिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम। ये कॉस्ट फंक्शन है, इसका एक तो मिनिमम निकालना है, एक मैक्सिमम निकालना है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। सबसे पहले हम इन तीनों, और साथ में ये भी कहा है कि मतलब इसका एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है। सबसे पहले हम तीनों की डेफिनेशन देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Point of inflection is a point where the shape of the curve changes from concave to convex or from convex to concave. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसी भी ग्राफ के अंदर वो वाला पॉइंट होता है जिसमें ग्राफ अपनी शेप चेंज करता है। फॉर एग्जांपल पहले कन्वेक्स था, वो आगे जाके कनकेव हो गया। वो जिस पॉइंट पे कनकेव हुआ, या पहले अगर वो कन्वेक्स था तो आगे जाके कनकेव हो गया, या पहले कनकेव था आगे जाके कन्वेक्स हो गया, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो शेप चेंज करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या फार्मूला है, कैसे पता लगता है? किसी भी इक्वेशन का या किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले लो और उसको जीरो के इक्वल रख के इक्वेशन को सॉल्व कर दें। अगर इक्वेशन सॉल्व हो के जो आंसर आएगा वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव वर्ड है, सिंपल मैक्सिमम नहीं है। एक दो तरह के मैक्सिमम होते हैं, गौर से सुनिएगा। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एक होता है रिलेटिव मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे ग्राफ के अंदर सबसे ऊंचा हो, हाइट पे हो, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लेकिन ग्राफ के अंदर बहुत से और भी पॉइंट अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो जो उस बीच में जो आते रहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स, उसमें जो अप पार्ट होता है उसे रिलेटिव मैक्सिमम कहते हैं। नाम से ज़्यादा रिलेटिव, यानी कि कंपैरेटिवली पॉइंट से मैक्सिमम है लेकिन फुली मैक्सिमम नहीं है। तो रिलेटिव मैक्सिमम एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं, इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन रीच एट ए लेवल हाईएस्ट वैल्यू एंड आफ्टर दिस पॉइंट द वैल्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। रिलेटिव मैक्सिमम का मतलब है ये वो पॉइंट है ग्राफ का जिसके ऊपर वैल्यू फंक्शन की हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो वैल्यूज़ गिरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसे मैक्सिमम कहते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है? पहले किसी भी इक्वेशन, जो भी आपका फंक्शन है उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लो, इज इक्वल टू 0 रखो। फिर सेकंड डेरिवेटिव लो। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपका वो वाला पॉइंट मैक्सिमम है। इसका बिल्कुल अपोजिट है रिलेटिव मिनिमम। रिलेटिव मिनिमम एक ऐसा पॉइंट होता है विच is a point where function reaches at a local lowest point and after this point the value of start increasing. ये वो पॉइंट होता है जो लोएस्ट होता है, सबसे नीचे होता है, और उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है फंक्शन की। इसमें इसका क्या है वे, पहले रिलेटिव मिनिमम निकालने के लिए भी अगेन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाएं, इस यानी कि डेरिवेटिव पहला ले 0 के इक्वल रखें। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखें। ये सारी जो डिस्कशन अभी तक हमने की है वो सारी इसमें एक्सप्लेन हो जाएगी। ये एक ग्राफ है, ये देखें, ये इस तरह आ रहा है, ये अब देखें, ये भी उसने क्या कहा था मैक्सिमम में कि टॉप पॉइंट होता है। ये देखें, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, इसके अलावा और आगे भी मैक्सिमम हो सकते हैं। अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, जो सबसे टॉप का होता है इसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। जिस तरह की ये पॉइंट है, ये देखो ना, लाइन है मैंने सीधी लगाई हुई है, वैसी लगाई है ये लाइन, ये जैसे समझाने के लिए कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होता है ना, ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लेकिन बीच में और भी हाईएस्ट पॉइंट आते हैं, जिस तरह ये है या आगे जाके भी, उन्हें कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम। यानी कि ये एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पे मैक्सिमम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम रिलेटिवली, कंपैरेटिवली इस पोजीशन का अगर देखा जाए तो मैक्सिमम है। यानी कि देखें ना, ये सारे इसके नीचे हैं, ये भी नीचे हैं, इस एरिया को अगर देखें तो फिर ये मैक्सिमम है। इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं, रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे। इसी तरह दूसरी स्टोरी है, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये इसे कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। सबसे टॉप वाला था ये, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसके अलावा बीच में अगर कोई मिनिमम पॉइंट आता है तो उसे कहते हैं रिलेटिव मिनिमम। यानी कि इस पॉइंट से, इन पॉइंट से और इन पॉइंट से अगर कंपैरिजन करें तो ये वाला पॉइंट रिलेटिवली मिनिमम है। तो ये सारी स्टोरी है मैक्सिमम और मिनिमम की। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, कॉस्ट का फंक्शन दिया गया, कॉस्ट इस फंक्शन को ब्ला ब्ला ब्ला। अगर हमने मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाते हैं। ऊपर हमने यही कहा ना
कि अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा के इज इक्वल टू 0 रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे यानी कि सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अगर उसका आंसर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है। ओके, देखते हैं। ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। पहला हमने सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों डेरिवेटिव लेके रख लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकंड डेरिवेटिव भी, बगैर ये सोचे कि हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं या मिनिमम निकाल रहे हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमने सिंपल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। 3 स्टार्ट पे 3 में से 1 माइनस 3 स्क्वायर, -2 स्टार्ट पे 2 में से 1 माइनस 36 क्यू, प्लस 1 स्टार्ट पे 1 में से 1 माइनस, तो क्यू की पावर 0 क्यू की पावर अगर 0 तो आंसर 1 आता है, तो 75 बच गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी का एक सेकंड डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू अगेन लिया, तो पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, तो बन गया 6 क्यू, माइनस पावर इसकी 1 है, 1 स्टार्ट पे 1 में से 1 माइनस, तो 36। इसके अंदर क्यू नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट में चेंज नहीं आ सकती, इसका 0 है। ये है सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेकर रख लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी। अब फर्स्ट को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वैल्यूज़ निकालेंगे क्यू की। उन क्यू की वैल्यूज़ को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है, ना आया तो मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम है। उस सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमने क्या कहा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसी जगह है जिसमें कन्वेक्स फंक्शन कनकेव बन जाता है, यानी कि ग्राफ अपनी शेप चेंज करता है। तो इसका रूल ये था कि सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये सेकंड है। सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देते हैं। ये देखें, सेकंड डेरिवेटिव मेरा था 6 क्यू माइनस 36 इज इक्वल टू 0 रखा। 6 क्यू 36 दूसरे पे चला गया, 36 पॉजिटिव हो गया। क्यू इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 6, तो क्यू 6, कितना आंसर आया 6। यानी कि जब हमारी आउटपुट 6 होगी तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि इसके बाद ग्राफ अपनी शेप चेंज करेगा। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कॉस्ट कितनी होगी, तो इसी क्यू को कॉस्ट के मेन इक्वेशन में पुट कर दें। मेन इक्वेशन थी सी इज इक्वल टू क्यूब था, क्यू की जगह 6 पुट कर दिया, फिर इसकी जगह जिस जगह क्यू था पुट कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर आया 18। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर हमारी जो क्वांटिटी है वो 6 होगी और हमारी कॉस्ट जो है वो 18 होगी। पार्ट ए कंप्लीट है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो मैंने कहा था फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रखें। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रख दिया। इसको अब सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, डिफरेंट बंदों के डिफरेंट तरीके हैं। कोई फैक्टराइजेशन करता है, कोई फार्मूला यूज़ करता है, तो मैंने फार्मूला यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो इसका कोएफिशिएंट खत्म कर लेते हैं। इक्वेशन की दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कट गया तो ये बच गया। 36 डिवाइड बाई 3 12 आ गया, 75 डिवाइड बाई 3 25 आ गया, 0 डिवाइड बाई 3 0 ही होता है। इसके ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी हमारा ये a है, ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट b है, ये कोएफिशिएंट c है। जिस जगह जो वैल्यू थी पुट कर दी। a की जगह मैंने b की जगह मैंने -12 पुट कर दिया, और फिर b स्क्वायर माइनस 4a हमारा 1 है, c हमारा 25 है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके, तो हमारे दो क्वांटिटीज़ आई हैं। एक दफ़ा q आया 9.32 और दूसरी दफ़ा q आया 2.68। ये हमने क्या किया है, ये हमने ये किया है कि हमने ये किया है कि रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। उसकी मैंने बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम की पहली कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल रखो। मैंने 0 को इक्वल रख के सॉल्व करना शुरू कर दिया। क्यू ये आ गया, क्यू ये आ गया। अब हमें ये नहीं पता कि किस पे मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है, या मैक्सिमम मिनिमम है भी या नहीं। उसके लिए मैंने बताया सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगानी होगी, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया तो मैक्सिमम है, नेगेटिव आया तो मिनिमम है। ओके, सेकंड डेरिवेटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 6q माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यही था ना जो हम पीछे अगर हम जाएं तो ये देखेंगे, हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लिया था, यही वाला सेकंड डेरिवेटिव है। इसके अंदर अब एक दफ़ा हमने q 9.32 पुट करनी है, एक दफ़ा q 2.68 पुट करनी है। जिस पे पॉजिटिव आंसर आ गया वहाँ पे हमारा मिनिमम है, जिसमें नेगेटिव आ गया वहाँ पे मैक्सिमम। देख लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लिया, इसके अंदर हमने इफ़ q 9.32 यानी कि q 2 आया ना हमारे, 9.32 2.68, 9.32 को पुट किया तो आंसर क्या बना 19.9892। यानी कि देखो ना 6 इंटू क्यू की जगह 9.32 पुट किया -36, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 19.92 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जब भी q आपका 9.32 होगा तो आपका फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमम होगा।
रिलेटिव मिनिमम इसको कहेंगे। कैसे, ये देखें आंसर पॉजिटिव आया। द सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव विच मीन्स द कॉस्ट विल बी मिनिमम इफ कंपनी प्रोड्यूस 9.32 यूनिट्स। जो भी चीज़ बना रहे हैं अगर उस 9.32 यूनिट्स बनाएंगे तो वो उसका फंक्शन उस जगह पे क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया। अगेन अब हमने क्यू को 2.68 पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में, 6 इंटू क्यू की जगह हमने 2.68 पुट किया। 2.68 कहाँ से आया, ये जो दूसरे वाला वैल्यू थी हमारी इधर से, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से आई थी, वो हमने पुट की, सॉल्व किया, आंसर आया -19.89, नेगेटिव आंसर आया। इसका मतलब ये मैक्सिमम है। द सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव इफ q इज इक्वल टू 2.68, अगर q 2.68 होगी तो सेकंड इट मींस कॉस्ट विल बी मैक्सिमम इफ कंपनी प्रोड्यूस 2.68। क्यों ऐसा कहा, वो कह रहा है कि q अगर 2.68 होगा तो कंपनी की कॉस्ट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, क्योंकि आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया। ठीक है, और इन जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हैं इनके ऊपर अब हमने कॉस्ट अगर देखनी हो तो क्यू 9.32 हमारा आया था, उसको कॉस्ट इक्वेशन में पुट कर दो, और फिर क्यू हमारा आया था 2.68, उसको भी कॉस्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें कॉस्ट आ जाएगी किसकी, रिलेटिव मिनिमम पॉइंट की, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट की। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। अब समरी में इसकी बताता हूँ क्या किया है हमने। कोई इतना, हमने सिंपली कहा गया हमें कि ये कॉस्ट फंक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ, रिलेटिव मिनिमम बताओ, रिलेटिव मैक्सिमम बताओ। हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, इज इक्वल टू 0 रखना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया पॉजिटिव तो मिनिमम है, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है। सेकंड डेरिवेटिव को हमने 0 को इक्वल रख के सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, सप्लाई डिमांड के फंक्शन दिए गए हैं। क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शन दिया है, क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन दिया गया है। कहा गया है कि ग्राफिकली और मैथमेटिकली इनका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालें। इक्विलिब्रियम ये मार्केट वाले अल्फा सी चांग का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई जब होगी वहाँ पे ही इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है। ये क्वांटिटी सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई हमने यहाँ पे लिख दी इज इक्वल टू ये क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड लिख दी। तो क्या हुआ देखें, ये 10 है, दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 + 2 = 5, p = 20 + 10 = 30, p = 30/5 = 6, p हमारी आई 6। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्वेश्चन में पूछा है इक्विलिब्रियम प्राइस बताओ, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस प्राइस को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो मैंने p को 6 पुट किया, फर्ज करें सप्लाई वाली क्वेश्चन में, तो -10 + 3 इंटू क्यू की जगह 6 लिख दिया, -10 + 6 × 3 = 18, 8। तो क्वांटिटी हमारी आई 8। इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारी 5, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी 8। यानी कि इस प्राइस के ऊपर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, यानी कि ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिस पे सप्लायर भी हैप्पी है और कंज्यूमर भी हैप्पी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दोनों की विलिंगनेस मैच हो गई। साथ में ये भी कहा कि ग्राफिकली भी बताएं इसका पॉइंट निकाल के। ओके, नो इशू। ग्राफ बनाना हो तो सिंपली हमने इंटरसेप्ट मेथड निकालना है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। एक दफ़ा p को 0 रख दो, q आ जाएगा। एक दफ़ा q को 0 रख दो, p आ जाएगा। मैंने p को 0 रखा, ये 0 × 0 तो q हमारा आया -10। फिर मैंने q को 0 रखा, 0, तो p हमारा आ गया 3.33। ओके, इसी तरह दूसरी इक्वेशन है, उसके भी मैंने इंटरसेप्ट निकाला। इंटरसेप्ट कहते हैं ऐसे पॉइंट को जिधर से लाइन स्टार्ट होनी होती है। तो ये भी एक दफ़ा p 0 पुट किया तो हमारा q आया 20। एक दफ़ा q 0 पुट किया तो p हमारा आ गया 10, क्योंकि देखो ना q 0 20 - 2p, 2p इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2p = 20, p इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो गया, तो आंसर = 10। अब ये हमारे इंटरसेप्ट हैं जो मैंने ये रेक्टेंगल से जिनके ऊपर बनाई हैं। देखो, अगर p 0 है तो q कितना है, -10। p 0 कहाँ पे, यहाँ इस साइड पे p आएगा। जिस तरह हम सिंपल क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई का ग्राफ बनाते हैं वैसे ही p 0 है यहाँ पे, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, -10। तो ये -10 इधर मैंने एक डॉट लगा दिया। अगर q 0 हो तो p 3.3 है, ये p 0 है, इस पे सॉरी हाँ q 0 है तो p 3.3 यहाँ पे बनता है, 3.3। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैंने मैच कर दिया, तो ये सप्लाई की इक्वेशन बन गई। सीधा अब लंबा जितना मर्जी करते जाए हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वांटिटी डिमांड का निकालना है, तो p अगर 0 है तो क्वांटिटी 20 है, p 0 है तो क्वांटिटी 20 है, ये डॉट बन गया। अगर q 0 है तो p 10 है, q यहीं पे 0 है तो p 10 है, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया
तो ये डिमांड की का ग्राफ बन गया। दोनों जिस जगह पे मैच हो रहे हैं देखें क्या है, 8 पे और 6 पे मैच हो रहे हैं। अगर आप ऊपर जाके देखें तो 8 और 6 ही पे हमारे मैच हो रहे थे। तो इसका मतलब ग्राफिकली भी और न्यूमेरिकली भी हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल ली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। आई होप आप इसको समझ गए हो। लाइन मैंने लंबी इसलिए की है ताकि वो मैच हो जाए, जितनी मर्जी लंबी करते जाओ आप कर सकते हो इसको, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ये है कि डिफाइन एंड ग्राफिकली प्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन फॉर द गिवन फंक्शन। वो कहते हैं ये एक फंक्शन दिया गया है, पहले तो वो कहता है डिफाइन करो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, फिर बताओ कि लॉग फंक्शन कौन सा होता है, फिर अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो इसका लॉग लिख के दिखाओ, अगर ये लॉग है तो इसका एक्सपोनेंशियल लिख के दिखाओ। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द वेरिएबल इज इन द पावर। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये देखें, इसका मतलब ये देखें y इज इक्वल टू की पावर x जो वेरिएबल है वो पावर में है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये इसकी जनरल फॉर्म ऐसी होती है y इज इक्वल टू a की पावर x वेयर a इज पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जो a है ना, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, 2 3 5 9 10 20 70 कुछ भी हो सकता है, ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हुआ तो 1 की पावर x लिखेंगे तो आंसर वही सेम ही हो जाएगा। तो 1 नहीं हो सकता ये, इसलिए पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब ये बढ़ता है तो वो बढ़ने वाले रेट से ही बढ़ता जाता है, यानी कि 2 के पास 4 के बाद 8 के पास 16 के बाद 32, इस तरह, यानी कि इंक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। नेवर टचेज एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करता। ग्रोथ के जो मॉडल है उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ग्रोथ के मॉडल पढ़ते हैं, सोलो ग्रोथ हो गया, हायराडोमर हो गया, इनमें बहुत यूज़ है इनका ग्रोथ के मॉडल्स में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। ये था हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स। इफ़ x को एक दफ़ा पुट करते जाओ कुछ ना कुछ वैल्यू y आती जाएंगी। मैंने पहले x को 0 पुट किया तो आंसर ठीक है y आता गया। x 0 पुट किया, किसी की चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, 1 आ गया। फिर मैंने 1 पुट किया तो 2 आ गया, 2 पुट किया तो ये आ गया। मैं 1 अब देखें इसमें 1 2 4, अगर मैंने एक माइनस भी वैल्यू पुट करके देखी तो -0.5, यानी कि ये फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि वैल्यू बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग रेट पे। देखें 1 से 2 हुआ, 2 से 3 नहीं हुआ, 3 की बजाय 4 हुआ, यानी कि इंक्रीजिंग रेट पे हुआ। तो ये इन्हीं को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग फंक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट है। लॉग वैसे होता क्या, लॉग टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड। एक नंबर कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जा सकता है उसे लॉग कहते हैं। मसलन 100 का लॉग कितना होता है 2। कैसे, यानी कि 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया 2 दफ़ा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। खैर, लॉग की डेफिनेशन है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए। ये बिल्कुल इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ये a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, इसका बिल्कुल अपोजिट इन्वर्स आएगा। अब की बार क्या होगा, y आ गया, a बेस में चला जाएगा, x वेरिएबल इधर ही आएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 2x, वो कहते हैं इसका इन्वर्स लॉग लेके दिखाएं। तो कैसे आएगा लॉग, ये जो पावर है, पावर ये इज इक्वल टू लॉग किसका, इस साइड वाले का लॉग, और ये जो 2 है ये बेस में 2 चला जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए हो, यानी कि इसका लॉग लिखने का तरीका ये है, यूं कह लो x स्टार्ट में इज इक्वल टू लॉग y, जो 2 है वो बेस में चला गया इधर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू का लॉग ले नहीं सकते, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये लास्ट टाइम MCQs भी आया था, हमेशा पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, वो क्या था, इंक्रीजिंग बट एट इंक्रीजिंग रेट। ये मैं आपको फ़र्क तब समझाऊंगा जब आगे डायग्राम बनाएंगे। तो ये इलास्टिसिटी के मॉडल जो है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी सप्लाई और ग्रोथ के मॉडल और इकोनॉमिक्स के मॉडल में बहुत यूज़ होते हैं लॉग लेते हैं, इससे वैल्यू कंप्रेस हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। जिस तरह अगर वैल्यू है 100, अगर उसका लॉग ले तो आंसर आएगा 2। देखिए 100 की वैल्यू को उसने 2 कर दिया, कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, तो बड़ी हेल्प करता है। जब बड़े बड़े बिलियन ट्रिलियन के डिजिट्स हैं, उसका अगर लॉग ले लें तो वो कंप्रेस करके छोटी फाइल दे देता है, छोटी वैल्यू दे देता है। उसका फ़ायदा ये होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, और एंड पे जाके आप एंटी लॉग लेके उसको उसी तरह अपोजिट दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो ओरिजिनल वैल्यू में। इस तरह आपके गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, लेकिन ग्राफ रहता है, ग्राफ देखेंगे। ये टच नहीं करना इसने, ये ऐसे ही जा रहा है। ये देखें, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंक्रीजिंग बट एट इंक्रीजिंग रेट। ये देखें
पहले थोड़ा सा बड़ा बढ़ता 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 बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर नेक्स्ट इंक्रीज ज़्यादा है। देखें ना, इतनी बड़ी लाइन, फिर बड़ी वर्टिकल लाइन अगर हम लगाएं, देखें ज़्यादा से ज़्यादा, हर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये है बिल्कुल उसका अपोजिट लॉग फंक्शन, इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। ये बढ़ तो ये भी रहा है लेकिन गिरते हुए रेट के साथ। आई होप अब वो आपको वो पॉइंट क्लियर है। एक ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, दोनों इंक्रीज तो होते हैं लेकिन एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग रेट के साथ, और ये डिक्रीजिंग। इसकी बेस्ट एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, एक्सपोनेंशियल रेट पे अक्सर बढ़ती है। यानी कि 2 बेबी हुए, 2 के 4 होते हैं, 4 के आगे 16 हो जाते हैं, 16 के आगे 32 हो जाते हैं, 2 बच्चे भी हों तो एंड सो ऑन। तो एक्सपोनेंशियल की जो बेस्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन आप देखें तो पॉपुलेशन की ग्रोथ आप देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आ गया जी, लास्ट क्वेश्चन, वो है कॉप-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन। पेपर में उसने कॉप-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन दिया, q इक्वल टू a k की पावर अल्फा l की पावर बीटा। उसने कहा फाइंड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट एंड क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू k एंड l। वो कह रहा है कि ये आपका एक प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव लो। क्लास में भी हमने किया था लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना, विद रिस्पेक्ट टू पहले k लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू l लेना है। डायरेक्ट डेरिवेटिव जो होते हैं उनको सिंपल पार्शियल भी कहते हैं। क्रॉस पार्शियल जो होते हैं वो होते हैं, फर्ज करें एक इक्वेशन है, उसका आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू k, क्रॉस पार्शियल कहेंगे जो आंसर उसका आ गया उसका फिर डेरिवेटिव लो, लेकिन अब की बार विद रिस्पेक्ट टू l लो, यानी कि क्रॉस किया आपने। करके देखते हैं फिर समझ आएगी। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, उसने कहा फर्स्ट भी लेना है, सेकंड भी लेना है, डायरेक्ट भी लेने हैं, क्रॉस भी लेने हैं। क्रॉस फर्स्ट ऑर्डर तो देखिएगा, ओके ये मेरा फंक्शन है। पहले तो हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जिनको डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल यानी कि k की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और l की रिस्पेक्ट से। चेंज इन करली पार्शियल q ओवर पार्शियल k इज इक्वल टू a। उसी तरह ये अल्फा स्टार्ट में अल्फा में से एक माइनस, ये देखें अल्फा स्टार्ट में अल्फा में से एक माइनस, और बाकी सारा फंक्शन उसी तरह साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने किया इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, ये मैंने डेरिवेटिव ले रहा विद रिस्पेक्ट टू k, इसीलिए अल्फा स्टार्ट पे आया। अब मैंने क्या किया, अल्फा a k की पावर अल्फा, मैंने k को अलग अलग कर दिया, अल्फा को अलग, k की पावर -1 को अलग, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x अगर हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। ये मैंने सेम वही चीज़ की है, k को अलग अलग किया जा सकता है, k की पावर अल्फा, k की पावर -अल्फा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर सेम यही वापस आ सकता है। यानी कि इनको अगर मैं सॉल्व करूँ k मल्टीप्लाई बाय k तो आंसर आएगा k, पावर ऐड कर दो a अल्फा -1 ऐड होगी तो क्योंकि माइनस साइन है माइनस तो रहेगा, तो यही आंसर आएगा। ओके a ये आ गया। ये मैंने अलग अलग क्यों किया, इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें मैंने अलग अलग इसलिए किया कि अल्फा, इसी तरह a k की पावर अल्फा l की पावर बीटा, तो जो k माइनस का था ये नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। ये मैंने क्या अलग करके नीचे ले आया, और ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्ट q के इक्वल नहीं है, तो अल्फा q ओवर k ये डेरिवेटिव है, इसे कहते हैं डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉप-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू k। वो क्या इस क्वेश्चन में ये चेक करना चाह रहा है कि आपको इस तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव लेने आते हैं कि नहीं आते। सेम चीज़ अब हम अल्फा के लिए लेबर के लिए करेंगे, लेकिन अब की बार क्या होगा, लेबर के रिस्पेक्ट से, यानी कि बीटा स्टार्ट में बीटा में से एक माइनस, ये देखो बीटा स्टार्ट में बीटा में से एक माइनस। अब की बार हमने एल को अलग अलग किया और माइनस वाले पार्ट को नीचे ले आए, और अगेन ये क्यू की शेप बन गई, इसको क्यू कह दिया, बीटा क्यू ओवर एल। क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू k विद रिस्पेक्ट टू l। अब हमने लेने हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है उसका फिर डेरिवेटिव लेना है। देखो ये k है, इसका विद रिस्पेक्ट टू फिर k लोगे तो देखो अब की बार अल्फा -1 है k की पावर, तो इसका मतलब अल्फा -1 स्टार्ट में अल्फा -1 में से एक माइनस, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, वही किया। देखें अल्फा -1 स्टार्ट में, बाकी सारा फंक्शन उसी तरह, और k अल्फा -1 में से -1, तो -1 2 हो गया, बाकी सारा मैंने सिर्फ इसी तरह लिख दिया। अल्फा -1 इज अल्फा उसी तरह, a उसी तरह, k अल्फा -1 को -1 -2 हो गया, l की पावर बीटा। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k डन है। अब विद रिस्पेक्ट टू l लेना है, तो अगेन अब की बार क्या होगा, l की पावर स्टार्ट में आएगी, बीटा -1 स्टार्ट में, बीटा 1 -1 में से एक माइनस,
बीटा माइनस वन स्टार्ट में बाकी सारा फंक्शन उसी तरह, बीटा माइनस वन में से एक माइनस वही किया, बीटा माइनस वन इसी तरह, बीटा इसी तरह, ए इसी तरह, के अल्फा माइनस के की पावर अल्फा इसी तरह, एल बीटा माइनस वन हो गया -2। तो ये क्या हो गया सॉल्व, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी इसको कहते हैं, डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं, दोनों हो गए। अब उसने कहा क्रॉस पार्शियल भी लो। क्रॉस पार्शियल क्या होता है, क्रॉस पार्शियल है कि जो पहले आपने सेकंड ऑर्डर कोई भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव लिया, मतलब फर्ज करो ये है के, कोई भी पकड़ लो, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव लिया था ना, अब ये जो ये जो आंसर आया है ना, इसका मैं फिर डेरिवेटिव लेता हूँ, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, लेकिन अब की बार मैं के की रिस्पेक्ट से नहीं, एल की रिस्पेक्ट से लूँगा, यानी कि अपोजिट। इसे कहते हैं क्रॉस पार्शियल। अगर मैं नीचे वाले को देखूँ, ये मैंने एल की रिस्पेक्ट से लिया था, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू के, उसे कहेंगे क्रॉस पार्शियल। लेके दिखाता हूँ, ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं साइज छोटा ताकि वो नज़र आ जाए। ओके, ये देखें करली क्यू ओवर करली के, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका मैंने एक और डेरिवेटिव लिया, लेकिन अब की बार मैंने विद रिस्पेक्ट टू एल लिया। इसको लिखने का तरीका ये है, करली स्क्वायर क्यू ओवर करली के करली एल, यानी कि ये मैं बता रहा है कि ये जो डेरिवेटिव लिया था ना आपने क्यू का विद रिस्पेक्ट टू के, हम उसका फिर एक डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एल। अब देखें एल क्या है, ये एल की पावर के हिसाब से डेरिवेटिव होगा, एल की पावर जो भी हुई स्टार्ट में उसी में से एक माइनस, देखें बी स्टार्ट में, बी में से एक माइनस, बाकी सारा फंक्शन एज इट इज लिख दिया। इसे कहते हैं क्रॉस पार्शियल। अगर आप दूसरी साइड से देखो, लेबर वाली साइड से, इसका अगर आपने क्रॉस पार्शियल लेना है तो इसका चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन एल, अब की बार एल की रिस्पेक्ट से नहीं, जो आंसर आया उसका के की रिस्पेक्ट से लेना है, इसे क्रॉस पार्शियल का कहते हैं। अब की बार देखो के किधर है, ये के है, के की पावर अल्फा है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस होगा, ये देखें बाकी सारा फंक्शन उसी तरह, अल्फा स्टार्ट में के अल्फा -1, के की पावर में से एक माइनस। अब अगर गौर करें, बेशक के का विद रिस्पेक्ट टू एल ले लो डेरिवेटिव, बेशक एल वाले का विद रिस्पेक्ट टू के ले लो, यानी कि जिसको हम क्रॉस कहते हैं। क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स हमेशा इक्वल आते हैं। ये देखो मैंने के वाले का विद रिस्पेक्ट टू एल लिया तो ये आंसर आया, मैंने एल वाले का विद रिस्पेक्ट टू के आंसर लिया तो ये है, दोनों बिल्कुल सेम आंसर है। क्रॉस पार्शियल हमेशा इक्वल होते हैं, इसको कहते हैं यंग्स थ्योरम। यंग बंदे का नाम है, YOUNG, यंग थ्योरम, ये याद रखना। यंग ने कहा था, यंग थ्योरम ने, कि जब भी क्रॉस पार्शियल लेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। आई होप ये पेपर अब आपको क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।